हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं आकाश कुमार में आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसा पता है आपको कि हमारी 9th क्लास है और बेसिकली 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स और उसी का हम लोग चैप्टर नंबर 2 को देख रहे हैं, संसाधन के रूप में लोग। और इसी पर हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों, एक लेक्चर हमारा हो चुका है। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर की तरफ इसमें आगे बढ़ रहे हैं और गौर करके हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को आपका बहुत अच्छे से हम लोग इनको देखेंगे भी और आपका इन पर हम लोग बात भी करेंगे। ये रिसोर्सेस क्या है और क्या चीज़ें हैं, किस तरह से है, सब पर हम लोग बहुत अच्छे से बात भी कर रहे हैं और इनको देख भी लिए। तो हमने जितना अभी तक इसमें पढ़ा है, किसी का कोई डाउट है, किसी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी स्कूल का कोई भी बच्चा, ठीक है। चलिए, तो अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लें। सकल और हमने विलास की कहानी को कल इसमें बहुत अच्छे से एक बढ़िया एग्जाम्पल सेट करके हमने इसको पढ़ा है। इस एग्जाम्पल को हमने देख भी लिया है, ठीक है। पुरुष और महिलाओं में आर्थिक क्रियाकलाप, क्या देख रहे हैं? पुरुष और महिलाओं में आर्थिक क्रियाकलाप का जो दौर है उसको पढ़ते हैं। देखिए, कह रहे हैं विलास और सकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न। कैसे लगे हैं? अलग अलग जो आपके क्रियाकलाप हैं उनमें आपका संलग्न है। हमने देखा है कि विलास मछली बेचता है और सकल एक फर्म में नौकरी करता है। विभिन्न विभिन्न क्रियाकलापों में 3 मुख्य क्षेत्र प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गा पालन और खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्वास्थ्य, पर्यटन इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धित आय करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग हैं, एक बाजार क्रिया और गैर बाजार। बाजार क्रियाओं में वेतन लाभ उद्देश्य से की गई परिश्रमों का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवाएं, वस्तु सहित इन सब चीजों का सेवाएं सम्मिलित है। और गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय है कि उपभोक्ता के लिए उत्पादन, और इसमें प्राथमिक उत्पाद का उपभोग, प्रसंस्करण और अचल संपत्तियों का स्वलेख है। यानी कि जो संपत्ति है, प्राथमिक उत्पाद है, उल्लेखन है, ये सारी चीजें क्या है इसमें आपका शामिल है। ये हमको देखिए। अब देखिए, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिला और पुरुषों के बीच श्रम विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। सकल की मां शीतला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। सकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। यानी जो उपज है उसको बेचते हैं और उसको उपज को बाजार में बेचकर क्या करते हैं, परिवार के लिए आपका शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूटा धन कमाता है जिससे वह परिवार का पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं का भुगतान किया जाता है। उनकी सेवाओं में राष्ट्रीय आय को नहीं जोड़ा जाता। विलास की मां गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उन सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता था। जब वे श्रम में प्रवेश किया तो उनके उनके पुरुष सहयोगी की तरह उनकी आय शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती थी। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध अवसरों को बेहतर उपयोग में साबित करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति के आय का प्रमुख निर्धारक है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और कौशल स्तर है।
पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को कम परिश्रम कर दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं, कानूनी सुरक्षा का अभाव है, अनियमित रोजगार है, निम्न आय है। इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, अन्य जैसे तंत्र सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यद्यपि उच्च शिक्षा, उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुष के बराबर वेतन मिलता है, तो संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन सबके अधिकर्ष है। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरी के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है, जिसमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा उच्च स्तर पर आवश्यक पड़ी है। अपनी बहन के साथ पढ़ी रही है, सहपाठी से पूछें कि वो क्या बनना चाहती है। अब आप देखेंगे और पूरी चीजों को पढ़ेंगे तो आपको कौशल, शिक्षा, आय, इन पर आधारित सारी चीजें हैं, जिनके विषय में हमें एक एक करके आपको इन सारी चीजों पर आपको गौर करने का आपको मौका मिलेगा और आप जिनको पढ़ सके हैं इनको देख सकते हैं। ठीक, तो आप इन सारी चीजों को अगर गौर करके देखते हैं और इन गौर कर इन पर हम लोग बात भी करते हैं तो भी हमें सारी चीजें आएंगी। शिक्षित व्यक्ति की उपलब्धि क्या है, कैसे वो काम कर रहा है, क्या उनकी स्थिति है, कैसे महिला पुरुषों के बीच अधिकांश शिक्षम और निम्न कौशलता का स्तर बना हुआ है, इसको हम लोग इनके अंदर आपका देखते हैं। आगे बढ़े। अब देखिए, जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों में स्वास्थ्य और देश के लोगों के प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। कैसा करती है? कौशल निर्माण पर आपका निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश में समृद्धि दर पर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वास्थ्य जनसंख्या परिसंपत्ति से हो। इस साक्षरता क्या है, कैसा वो आपका निरक्षर है, क्या उसकी स्थिति है, इन सभी चीजों पर आपका डिपेंड करती है। ठीक। शिक्षा अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में सकल की शिक्षा के बाद वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया जाता है। हमने देखा है कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत है। उसने उसके लिए नए क्षितिज खोले हैं, नई आकांक्षाएं दी हैं और जीवन के मूल्य विकसित किए हैं। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के लिए भी विकास में शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय, संस्कृति समृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारणा, गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया जाता है। प्रत्येक जिले में नवोदय जैसे व्यक्तिगत निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल संबंधी व्यवसाय उपलब्ध कराना, उनके व्यावसायिक शाखाएं विकसित कराई गई। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना 151 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2021 में 300 करोड़ रुपए कर दिया गया। सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत 1991 में शिक्षा पर 0.6% था, जबकि 2019-20 में इसको बढ़ाकर 3.1 कर दिया गया है। इसके बाद केंद्रीय और राज्य सरकार के दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमानित बजट 2020-21 में इसको घटाकर 2.8 बताया गया। इसमें साक्षरता दर 1951 में 18% से बढ़कर 2018 में कितनी हो गई है? 85% हो गई है। देखिए, सिंपल उन्होंने ये कहा है कि पहले हम अपनी जीडीपी का कितना पैसा जो था हम लोग कहाँ खर्च करते थे? शिक्षा। तो आपको पता लगेगा कि हम लोग अगर ये शुरुआती दौर था तो उस समय हम लोग अपनी शिक्षा पर 0.64% खर्च करते थे, यानी कि 1% भी हम लोग अपनी जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च नहीं कर रहे थे। लेकिन आज के समय में देखिए हमने क्या किया, जितना हमारा टोटल बजट है उस बजट का हमने लगभग 3% या 3% से ज्यादा हमने क्या कोशिश की है कि हम उस बजट को कहां पर खर्च करेंगे? अपनी एजुकेशन पर खर्च करेंगे। ठीक, कहां पर खर्च करेंगे? अपनी एजुकेशन पर खर्च करेंगे। ठीक। अब देखिए, साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन करने तथा
अपने अधिकारों को ठीक प्रकार से लाभान्वित उठाने का अनिवार्य भी है। जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16% से अधिक थी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों की साक्षरता दर करीबन 14% से अधिक है। वर्ष 2011 के केरल में कुछ में साक्षरता दर 94% रही। क्या कह रहे हैं, कितना रही आपका? 94% रही। जबकि बिहार में 62% थी। 2019-20 के प्राथमिक स्कूल प्रणाली भाग में भारत में 7,78,842 लाख गांव के अधिक गांव में भी ये फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार की शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच में छेड़ने की दर कमजोर कर दी गई है। कैसी है? निगेटिव। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी स्कूल के बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम था। आपने देखा होगा 2008 में एक प्रोग्राम चला था सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि सबको क्या होगी, शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी। उसी पर एक अभियान चलाया गया था जिसको हमने कहा था सर्व शिक्षा अभियान। और ये क्या था, जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा जा सके, फ्री में उनको शिक्षा मिल सके प्राइमरी एजुकेशन लेवल पर। इस तरह का जो कदम था वो आपका सरकार उठा रही थी और उसका प्रयास भी कर रही थी। क्लियर है? चलिए, आप सब लोग आपका बैठे हैं, मैं सब लोग बच्चों से कहना चाहता हूं कि सभी बच्चे अपना ध्यान दीजिए। देखिए, राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की एक समयबद्ध पहल है कि इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर आपके प्रारंभ किए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को धारण और उनके पोषण की स्थिति को आपका सुधारने के लिए दोपहर में भोजन, जिसको हम बोलते हैं मिड डे मील प्रोग्राम, मध्यांतर भोजन, क्लियर है, क्रियान्वित की जा रही थी। इन नीतियों ने से भारत की शिक्षा के लोगों में आपके संख्या में क्या हुई, आपकी वृद्धि हुई। कैसी हुई? शिक्षा में आपका वृद्धि। ठीक। 12वीं योजना में उस शिक्षा में 18 से लेकर 23 वर्ष के आयु वर्ग का नामांकन 27% था। कितना था? 27% तक रहा। वृद्धि 2018 में रही। यह विश्व का औसतन 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम पर निर्धारित को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में जाल बिछाने पर केंद्रित है। प्रसार दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ प्रौद्योगिकी को शिक्षा देने वाले शैक्षणिक संस्थानों का अभ्रमण केंद्र। पिछले 60 वर्ष में विशेष क्षेत्रों में शिक्षा दर, शैक्षणिक संस्थान तथा विद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से 2019-20 के बीच कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में, क्षेत्रों में नामांकन, अध्यापकों की भर्ती सारणी, ये सब इसमें देखी गई। अब देखिए, ये है वर्ष, ये है महाविद्यालयों की संख्या, विश्वविद्यालयों की संख्या, ये है विद्यार्थी और ये है यूनिवर्सिटी कॉलेज के नंबर। ये वो टाइम है जब हमारा देश आजाद हुआ और उसके बाद हमारे पास 750 महाविद्यालय थे और विश्वविद्यालयों की संख्या हमारे पास 30 थी। ये हमारे पास पढ़ने वाले विद्यार्थी थे और इतना यूनिवर्सिटी और कॉलेज का टोटल आपका था। लेकिन आज इस नंबर को 2019-20 के आंकड़े के साथ अगर आप मैच करोगे, देखिए भले ही तेजी चल रहा है लेकिन 19-20 के डाटा को हम लोग लेते हैं तो महाविद्यालयों की संख्या आपको कहां से कहां बढ़ी हुई दिखाई देगी और विश्वविद्यालयों की संख्या देखिए कितना गुना बढ़ा दिखा देगा। और ये छात्र के जो नंबर हैं इनको देख लीजिए और यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो नंबर हैं इसको देख लीजिए, आपको एक बहुत बड़े रेट में आपको चेंज दिखाई देगा। और ये चेंज क्यों है? क्योंकि हमारी सरकार ने एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट किया और यही बदलाव, यही चीज हमको दिखाई। ठीक, इसको आप देख सकते हैं। चलिए, देखा इतना। अब तो ये तो बात तो थी आपकी शिक्षा पर। देखिए,
बेसिकली हम दो मुद्दों पर बात कर रहे थे। एक था शिक्षा, शिक्षा पर हमने बात करी, और दूसरा हम लोग जो बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण पहलू है स्वास्थ्य। इन दोनों के पर हम लोग क्या कर रहे थे, निवेश की बात कर रहे थे कि इन पर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, लोगों को मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स बना सकते हैं। क्लियर है? और उस पर हम लोग काम भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के साथ ही हम एक एक करके सारे पॉइंटों को गौर करके बहुत अच्छे से देख रहे हैं। क्लियर है? इतनी सारी चीजें आपको पता भी होनी चाहिए। शिक्षा संबंधित आपकी चीजें आपको समझ आई कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है। सकल के केस में और विलास के केस को हमने दोनों को बहुत अच्छे से स्टडी किया, और सकल और विलास की जो स्टडी है वो हमें साफ निकल कर आई। एक एजुकेशन अगर किसी व्यक्ति ने ली है तो उसके जीवन में उसका क्या महत्व है, वो इस चीज को समझ सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हमने एजुकेशन पर बात की कि हमारे लिए शिक्षा कितना बड़ा काम करती है हमारी लाइफ में। तो ऐसे ही एक चीज है आपका स्वास्थ्य। ठीक, अब देखिए, फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। कोई भी कंपनी हो, आप किसी भी फर्म में जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, उसका प्राइमरी सिस्टम क्या है? उसका प्राइमरी सिस्टम है कि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग आपका अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। देखिए, कोई भी कंपनी किसके लिए खुलती है? सबसे पहली चीज, कोई भी फर्म का मेन काम क्या है, ताकि वो जितना हो मैक्सिमाइज रूप में अधिक से अधिक वो अपना लाभ कमा सके। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्ति को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? अब उनका कहने का मतलब है कि आप बताइए, कोई ऐसी कंपनी होगी जो एक स्वस्थ श्रमिक है, एक स्वस्थ व्यक्ति जितना काम कर रहा है उसको नौकरी देगी, या फिर कोई एक जो आपका बीमार व्यक्ति है उसको नौकरी देगी? क्या बीमार व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के बराबर काम कर सकता है? आप सोच के देखिए, नहीं कर सकता। तो कंपनी किसको जॉब देगी, ये फर्म है वो किसको नौकरी देगी? जो व्यक्ति स्वस्थ होगा, आपका कुशल होगा, उसी को तो देगी। ठीक, किसी व्यक्ति का स्वस्थ होने उसे अपनी क्षमता प्राप्त करने, बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। क्या होता है? क्षमता को प्राप्त करने और बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र शिक्षा में योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में शिक्षा अपना कल्याण करने के लिए अपरिहार्य आधार है। अब देखिए, अगर किसी को रियलिटी में स्वास्थ्य से अपना कल्याण करना है तो एकमात्र उसका आधार है। देखिए, आपने कहावत सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ। क्लियर है? और एक कहावत ये भी है, अगर मान लीजिए आपका पैसा गया, यानी कि आपको अगर इकोनॉमिकली लॉस हुआ तो आपको कुछ नहीं, और अगर आपका हेल्थ बेस, आपका स्वास्थ्य बेस अगर आपका लॉस हुआ, आपका बहुत कुछ चला। यानी कि अगर आपका पैसे का लॉस हो जाता है तो हम वहां उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके शारीरिक रूप से अगर कुछ आपको लॉस होता है, मान लीजिए आपका लिवर डैमेज हो गया, आपकी किडनी खराब हो गई, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, आपको कोई माइग्रेन हो गया, कुछ भी हो गया, तो समझ लिया आपका बहुत कुछ चला। यानी कि हम पैसे को दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन शरीर में अगर कुछ भी चीज खराब हो जाए तो उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल। भले ही आज की तारीख में कितनी ही टेक्नोलॉजी आपका क्यों ना हो, लेकिन जो शरीर हमको मिला है, उसकी जो नेचुरलिटी है, उसको कोई भी दवा, कोई भी डॉक्टर उसको उस फॉर्म में नहीं खड़ा कर सकता जिस फॉर्म में वो कभी था। क्लियर है? तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपको अपना कल्याण करना है तो आपकी बॉडी स्वस्थ रहनी चाहिए। ठीक, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने में किसी भी देश की प्राथमिकता होती है, और हर देश क्या चाहता है कि कुछ भी हो, उसकी पहली प्राथमिकता है कि जो उसकी पॉपुलेशन है, जो उसकी जनसंख्या है, वो क्या रहे, वो आपका स्वस्थ रहे, ठीक ठाक रहे। ये हर देश की अपनी पहली कोशिश होती है। ठीक, हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या का अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए है। यानी कि जो हमारी नेशनल पॉलिसी है, उनका लक्ष्य क्या है कि जनसंख्या की अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग जितने भी वर्ग हैं, उनको विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा इत्यादि तक पहुंच को बेहतर बनाए।
ये सारी चीजें आपकी अच्छी तरीके से इनको दे, अच्छी तरीके से इनको आपका प्रोवाइड कराए। ठीक, पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्र में प्राथमिक और द्वितीय और तृतीय सेवाओं के लिए अपेक्षाकृत एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। क्या किया है? जनशक्ति का निर्माण किया है। ठीक, इसको आप देख सकते हैं। अब आपने एक शब्द बहुत पढ़ा होगा, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर मैं आपसे पूछूं जीवन प्रत्याशा को सिंपल समझिए। जीवन प्रत्याशा का मतलब है आदमी की औसत जीवन आयु से, कि आज के समय में अगर कोई व्यक्ति ऑन एवरेज कितना जीता है, तो आप क्या कहेंगे? 60 से 65 साल, ये मैक्सिमम है। 65 एज अगर कोई व्यक्ति कंप्लीट कर लेता है तो हम बोलते हैं कि चलो ठीक, अपना जीवन जी लिया। लेकिन आप अपने गांव में देख सकते हैं कि आज भी 90-90 साल के, 85 साल के, लगभग 100 साल के भी बुजुर्ग अच्छे घूमते फिरते चल रहे हैं। ठीक, और आज के समय में हार्ट अटैक, बीपी, कैंसर, माइग्रेन, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम 14 साल से लेकर और 30-35 साल के बच्चों में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, 40 साल तक। तो जिनको बीमारी बचपन में पकड़ लेंगी, जो बीमारी 50 साल के बाद आनी चाहिए, अगर वो 20 की उम्र में आ रही है, तो आदमी की 30 साल तो उम्र कम हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या प्राचीन जो हमारा पुराने समय था, क्या ऐसा था? जबकि सुविधा कम थी, स्वास्थ्य चीजें इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारी जीवन प्रत्याशा बड़ी उच्च थी। आम से आम जो कोई व्यक्ति था वो कम से कम 80-90 साल में उसकी मृत्यु होती थी, और अच्छा जीने वाला 100 प्लस आपका जीता था। लेकिन आज के समय में 60-65 बहुत रेयर केस हो रहा है। क्यों? क्योंकि खराब स्वास्थ्य इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे साथ। आइए देखते हैं, इन उपाय को अपनाने से जीवन प्रत्याशा 2016 में 69.4 वर्ष से अधिक थी। शिशु मृत्यु दर 1951 से घटकर 174 में 2020 में 36 पर आ गई थी। क्या कह रहे हैं कि लगभग 69 ईयर, 70 साल आदमी जीता है। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। ये 2016 के मुताबिक था। आज के समय में अगर आप जीवन प्रत्याशा देखो तो 65 प्लस है। कितनी है? 65 प्लस है। और अगर इसमें भी मेल फीमेल निकाल ली जाए तो आपको जानकारी अलग एक डाटा मिलेगा कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की, जो आपकी महिला हैं, उनकी जीवन प्रत्याशा पुरुषों से ज्यादा है। यानी कि पुरुष की तुलना में महिला ज्यादा जीती है, उसकी आयु अधिक है। ये जीवन प्रत्याशा है। अगर आप देखोगे, आगे पढ़ोगे तो मिलेगा पढ़ने के लिए आपको। ठीक है। और अगर हम शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 1951 में कितनी थी? 147। यानी कि 1000 में से कितना? 1000 में से 147 बच्चों की मृत्यु होती थी 1951 में। क्लियर है? आज अगर इस डाटे को 2020 में देखोगे तो ये कितना है? 2020 में अगर आप इसको देखोगे तो ये कितना है? 36 है। यानी कि आज भी 1000 बच्चों में 36 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल की उम्र पूरी नहीं करते, उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये कब है? 147, 1951 में। और इस मामले में आप देखोगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सबसे ऊंची रेट है, और उत्तराखंड में भी इसका अच्छा खासा दर है आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जब आपका प्रसव का समय होता है, उस समय जो पहाड़ के दूर दराज के गांव हैं, वहां तक हेल्थ फैसिलिटी नहीं पहुंचती है, और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ ना होने के कारण या तो मां की मृत्यु हो जाती है या शिशु की। तो ऐसे बहुत सारे केस हमारे यहाँ भी। ठीक है, तो हमको ये भी समझना है। ठीक, और इसमें बात कर रहे हैं अधुशोषित जन्म दर की। ठीक, इसको आप देख पाएंगे। मृत्यु दर भी आपको दिखाई देगी, 6.2 के रेट से आई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि है, यानी कि लोगों की लाइफ बढ़ रही है। शिशु देखभाल में आत्मविश्वास है, भावी प्रगति के साथ चीजें बढ़ रही हैं, आंकड़ों का उपयोग हो रहा है। आय में वृद्धि है, आत्मविश्वास के साथ जीवन का उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं को संक्रमण के साथ रक्षा और माताओं के साथ स्वास्थ्य की देखभाल, पोषण सुनिश्चित करना, ये सारी चीजें आपकी घटना घट रही हैं और इनको गौर करने की जरूरत है। क्लियर है? ये सारी चीजें हैं, ये सब चीजें इसी से जुड़ी हुई हैं।
इसीलिए मैं एक चीज हमेशा सबको बोलता हूं कि जो आपकी उम्र है बड़ी अच्छी है, गोल्डन चांस। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, अपनी शिक्षा अच्छे से लीजिए, और प्राथमिक गोल अपनी शिक्षा और अपना परिवार और अपना लक्ष्य होना चाहिए। बाकी दुनिया की सारी चीजें आपकी सेकेंडरी हैं। चाहे आपका मनोरंजन का साधन हो, कोई चीज आपको कितना अच्छी क्यों ना लगती हो, लेकिन शिक्षा से और स्वास्थ्य से बढ़िया कुछ नहीं। आप अगर बीमार होते हैं तो आप लोग अपना ध्यान रखें और बहुत अच्छे से उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि आज के समय में छोटी सी बीमारी कब गंभीर रूप ले ले इसको कोई नहीं जानता। और जिस तरह से बीमारियों की बारंबारता बढ़ रही है, ऐसे पहले नहीं था। आप देखे होंगे आज से 10 साल पहले कैंसर कोई रोग नहीं था, क्लियर है। आज से 10-15 साल पहले बीपी कोई चीज नहीं थी, और पहले कोई शुगर नहीं थी। क्या आपने सुना है कभी? आप अपने माता पिता से पूछो, जानते हैं कि शुगर क्या चीज होती है? आज गांव का बच्चा भी जानता है कि शुगर है। और कंडीशन ये है कि आज 16 साल के बच्चे को भी शुगर है। तो ये खराब स्वास्थ्य हमारे लिए अच्छा नहीं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो एक बार आप चैप्टर को पढ़िए, रिवीजन करिए, कोई डाउट बनता है मुझसे पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।